माई लवर इज अ गैंगस्टर एपिसोड 12। आग्नेय ने उसकी उंगलियां काटने के बाद उसकी कलाई काट दी। वह वहीं नहीं रुका, उसने उसका पूरा हाथ काट दिया। आग्नेय ने सेम प्रोसेस दूसरे हाथ पर की। आग्नेय की क्रुएलिटी देखकर उसके गार्ड भी डर गए थे। प्रणव से दर्द सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वह बेहोश हो गया। आग्नेय बोला, इसे उठाओ। आग्नेय के एक गार्ड ने पास रखा पानी का जग उठाया और प्रणव के मुंह पर डाल दिया, जिससे एक बार फिर वो दर्द से चीख उठा। उसके शरीर से उसके दोनों हाथ कटकर अलग हो चुके थे। प्रणव के दिल में बस नफरत और बेबसी ही बची थी। प्रणव दर्द से तड़पते हुए बोला, आग्नेय मुझे मार डालो, मैं और नहीं जीना चाहता इस हालत में। आग्नेय चाकू को घुमाते हुए बोला, हाँ मरेगा तो तू आज ही, लेकिन अभी नहीं। तूने मेरी बेबी डॉल को छुआ है, अपने इस गंदे मुंह से उसका नाम लिया है, इसलिए सजा तुम्हारी जीभ को भी मिलेगी। प्रणव की आंखों खौफ आ गया। वह अपनी पीठ के सहारे पीछे खिसकते हुए बोला, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मुझे मार डालो लेकिन इतना मत तड़पाओ। आग्नेय दांत पिसते हुए बोला, जब मैंने तुम दोनों को 2 बार उस सिचुएशन में देखा तो मैं भी तड़पा था, अब तुम दोनों भी तड़पोगे। आग्नेय ने प्रणव की जीभ पकड़ी और उसे काट दी। प्रणव दर्द के मारे रोने लगा था। ये देखकर आग्नेय के होठों पर एक स्माइल थी। उसने आखिर में वो चाकू उसके सीने में घोंप दिया, जिससे वो वहीं मर गया। आग्नेय के मुंह पर कुछ खून के छींटे गिर गए थे। वो खड़ा हुआ और वहां से निकल गया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपना मुंह पोंछते हुए कार में बैठ गया। वह आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसका सिर जोरों से दर्द करने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर में उसकी आंख लग गई। जब वह घर पहुंचा तो ड्राइवर डरते हुए बोला, सर घर आ गया। आग्नेय नींद से उठा और सिर दबाते हुए अंदर चला गया। सुनैना बोली, क्या हुआ आग्नेय? आग्नेय उसकी तरफ बिना देखे बोला, बहुत जोर से सिर दुख रहा है। शिवी बोली, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। आग्नेय ने सिर हिला दिया और रूम में चला गया। वह धनुषी को देखने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया। वो बाथरूम में गया। धनुषी शावर के नीचे बेहोश पड़ी थी। आग्नेय की ये देखकर जैसे सांसें अटक गई। आग्नेय धनुषी की तरफ दौड़ा और उसे उठाने लगा। धनुषी का शरीर किसी बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ था। आग्नेय उसे रूम में लेकर आया और बेड पर लेटा दिया। उसने हीटर ऑन किया और क्लोजनेट रूम से बहुत सारे गर्म कपड़े लेकर आया। उसने धनुषी को पोंछा और उसे एक एक कर गर्म कपड़े पहनाने लगा। इस वक्त उसके दिमाग में धनुषी के अलावा कुछ नहीं चल रहा था। वह अपना सिर दर्द भी भूल गया था। आग्नेय ने धनुषी के ऊपर बहुत सारी कंबल डाल दी, लेकिन उसका कांपना बंद ही नहीं हो रहा था। उसने डॉक्टर को फोन किया और खुद उसके हाथ पैर मलने लगा। आग्नेय धनुषी के गाल थपथपाते हुए बोला, हे स्वीट हार्ट वेकअप, देखो तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया। उसने धनुषी को इंजेक्शन लगाई और एक दवाई देते हुए बोला, आपको इन्हें ये दवाई अभी देनी होगी। आग्नेय ने दवाई ली। डॉक्टर वहां से चला गया। आग्नेय ने दवाई धनुषी का मुंह खोलकर उसमें डाली और उसने अपने मुंह में पानी लेकर धनुषी के होठों पर होंठ रख दिए और अपने मुंह का पानी उसके मुंह डाल दिया और अपनी जीभ से वो दवाई उसके मुंह में आगे तक ले जाकर उसका मुंह बंद कर दिया। कुछ देर में दवाई धनुषी के गले के नीचे थी। आग्नेय उसके पैर रब करते हुए उसके जागने का वेट कर रहा था। शिवी नींबू पानी आग्नेय को देने के लिए जाने लगी। सुनैना ने उससे वो गिलास ले लिया और बोली, मैं खुद दे आऊंगी। कैलाश जी उसके अंदर पाउडर मिला दिया और बोले, अब जाओ दे आओ। सुनैना आग्नेय के रूम की तरफ देखते हुए बोली, मैं भी तो देखूं इस वक्त आग्नेय उसका क्या हाल कर रहा है। सुनैना ऊपर चली गई। वह जैसे ही रूम में गई उसकी आंखें गुस्से से भर गई। उसने आग्नेय के आगे नींबू पानी बढ़ाते हुए कहा, ये लो पिलो ताकि तुम्हारा हैंगओवर उतर जाए। आग्नेय धनुषी की तरफ देखते हुए बोला, रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। सुनैना जोर देते हुए बोली, अभी पी लो, वैसे भी अगर तुम इसकी फिक्र कुछ पल के लिए छोड़कर ये पी लोगे तो ये मर नहीं जाएगी। आग्नेय ने गुस्से भरी नजरों से सुनैना की तरफ देखा और बोला, क्या कहा तुमने? सुनैना इतना डर गई कि उसने वो गिलास रखा और वहां से भाग गई। सुनैना नीचे कैलाश जी के पास गई और बोली, लगता है उस पर से आपका जादू उतर गया, वो उसकी सेवा कर रहा है और वो महारानी बेहोश पड़ी हुई है। कैलाश जी बोले, मैं कोशिश करता हूँ। वह अपनी जगह खड़े खड़े धीरे से बोले, आग्नेय तुम उस लड़की से नफरत करते हो, उसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें उसे सजा देनी है, उसकी फिक्र नहीं करनी। ऊपर आग्नेय का रिएक्शन हर एक सेकंड में बदल रहा था। एक पल के लिए उसकी आंखें लाल हो जाती जिनमें सिर्फ नफरत और गुस्सा था और अगले ही पल वह धनुषी की फिक्र से भर जाती। आग्नेय ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने सिर्फ धनुषी का चेहरा था। कैलाश जी गुस्से से बोले, एक तो मैं इस आग्नेय को सिर्फ कुछ वक्त के लिए बड़ी मुश्किल से वश में कर पाया हूं और ऊपर से ये लड़की हर बार काम के बीच में आ जाती है, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा उससे। सुनैना परेशानी से बोली, तो क्या अब वो आपके वश में नहीं आएगा? कैलाश जी आग्नेय के रूम की तरफ देखते हुए बोले, आएगा, बस एक बार वो नींबू पानी पी ले, उसके बाद मैं उस लड़की का बहुत बुरा हाल करवाऊंगा।
धीरे धीरे फिर से दिन से रात हो गई। धनुषी के शरीर का टेम्परेचर धीरे नॉर्मल होने लगा था। आग्नेय को प्यास लगने लगी। उसने देखा तो पानी खत्म हो चुका था। उसकी नजर नींबू पानी पर गई। उसने नींबू पानी उठाया और पी गया। 2 मिनट बाद ही उसका सिर चकराने लगा और जब वो ठीक हुआ तो गुस्से में था। उसकी नजर धनुषी पर गई। उसने जाकर उसका गला पकड़ लिया। दम घुटने की वजह से धनुषी की आंखें खुल गईं। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो आग्नेय का हाथ अपने गले से हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन आग्नेय हटा ही नहीं रहा था। धीरे धीरे धनुषी की आंखें ऊपर चढ़ने लगी। उसी वक्त आग्नेय ने उसे छोड़ दिया। आग्नेय के छोड़ते ही धनुषी अपना गला पकड़कर जोर जोर से खांसने लगी और जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। धनुषी को कुछ याद आया। उसने अपने सिरहाने से एक पॉकेट नाइफ निकाला जो गलिस था। धनुषी उसे आग्नेय की तरफ करते हुए बोली, मुझसे दूर रहना, मेरे पास भी मत आना वरना मैं या तो तुम्हारी जान ले लूंगी या मेरी। आग्नेय पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, अच्छा मारो, वैसे भी तुमने अपनी शर्मनाक हरकत से तो मुझे पहले ही मार दिया है, अब बचा ही क्या है मारने को। और हाँ, खुद को मारने के बारे में तो सोचना भी मत क्योंकि तुम्हें अब रोज मौत को करीब से देखना है। आग्नेय ने एक कदम आगे बढ़ाया और धनुषी के हाथ से वो नाइफ छीन लिया। तभी आग्नेय के कान में एक आवाज आई, उसके पैरों में एक गहरा कट लगा दो। आग्नेय ने बिना एक पल कुछ सोचे धनुषी के पैरों में एक कट लगा दिया। धनुषी एक चीख निकल गई और आंखों से आंसू। आग्नेय काउच पर बैठ गया और बोला, चलो नाचो, और तुम तब तक नहीं रुक सकती जब तक मैं ना कहूं, और अगर रुकी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद एक ऐसी सजा के लिए तैयार रहना जिसको तुम सहन भी ना कर पाओ। धनुषी अपनी जगह से हिली तक नहीं। आग्नेय खड़ा हुआ और उसने धनुषी का हाथ पकड़कर खड़ा किया और बोला, तुम नाच रही हो या तुम्हारे लिए नीचे कुछ बिछाओ। धनुषी आग्नेय की आंखों में देखते हुए नफरत से बोली, आई हेट यू आग्नेय आर्यन, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। आग्नेय ने धनुषी के हाथ को मोड़कर उसकी पीठ से लगाया जिससे दोनों के शरीर आपस में टच होने लगे। आगे उसके कान में बोला, तो मैं कौन सा तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी तुमसे नफरत ही करता हूं। तुमने जो घटिया काम किया उसके बाद कोई तुमसे प्यार कर भी नहीं सकता। धनुषी को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने आग्नेय को धक्का दिया और उसके गाल पर एक थप्पड़ रख दिया जिसकी गूंज पूरे रूम में गूंज उठी। धनुषी आग्नेय की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, बस बहुत हुआ, कब से एक ही बात घूमा फिराकर बोल रहे हो। मैंने तुमसे कल भी कहा था और आज फिर से बोल रही हूं, मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। उसने मुझे किडनैप किया था और वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन तुम्हें तो मुझसे ज्यादा दूसरों पर भरोसा है ना। आग्नेय अपने गाल पर हाथ रखे हुए गुस्से से धनुषी को देख रहा था। उसने धनुषी के बाल पकड़े और उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाते हुए बोला, तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन क्यों करूं? आग्नेय ने धनुषी को धक्का दिया जिससे वो गिर गई। आग्नेय बोला, नाचो। धनुषी खड़ी हुई और आग्नेय की आंखों में देखते हुए नाचने लगे। ओ हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए, हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए। ओ हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए, हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए। ओ धोखेबाजों में रह कर धोखेबाज बन गए, ओ धोखेबाजों में रह कर धोखेबाज बन गए, ओ धोखेबाजों में रह कर धोखेबाज बन गए। ओ हम बड़े थे मासूम। धनुषी के पैरों में जो कट लगा था उसका खून पूरे फ्लो पर लग गया। धनुषी की आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन उसकी आंखों में आग्नेय के लिए नफरत साफ दिख रही थी। अरे कोई नहीं इस दुनिया में दिल जिसने अपना तोड़ा नहीं, हमें गैरों ने भी लूटा है और अपनों ने भी छोड़ा नहीं। अरे कोई नहीं इस दुनिया में दिल जिसने अपना तोड़ा नहीं, हमें गैरों ने भी लूटा है और अपनों ने भी छोड़ा नहीं। हम लोगों के लिए तो स्वाद बन गए, हम लोगों के लिए तो स्वाद बन गए। ओ धोखेबाजों में रह कर धोखेबाज बन गए, ओ धोखेबाजों में रह कर धोखेबाज बन गए, ओ धोखेबाजों में रह कर धोखेबाज बन गए। धनुषी आग्नेय के चारों ओर गोल गोल घूमकर नाचने लगी। ओ जन्नत में रहने वालों के जहन्नुम में सवेरे हैं हो, मैंने रंग बदलने सीख लिए, अब मेरे भी लाखों चेहरे हैं। ओ जन्नत में रहने वालों के जहन्नुम में सवेरे हैं हो, मैंने रंग बदलने सीख लिए, अब मेरे भी लाखों चेहरे हैं। ओ हम कल नहीं थे जो आज बन गए, अरे इस दिल पे जानी जी दाग बन गए। ओ धोखेबाजों में रह कर धोखेबाज बन गए, ओ धोखेबाजों में रह कर धोखेबाज बन गए, ओ धोखेबाजों में रह कर धोखेबाज बन गए। धनुषी गोल गोल घूम रही थी। नीचे लगे खून पर धनुषी का पैर लगा और वो गिर गई जिस वजह से उसके पैर में मोच आ गई। ओ हम बड़े थे मासूम, आग्नेय मुस्कराते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे पैर तब तक नहीं रुकने चाहिए जब तक मैं ना कहूं, लेकिन तुम रुक गई, अब इसकी सजा तो मिलेगी। धनुषी खड़े होने की कोशिश करने लगी लेकिन उससे उठा ही नहीं जा रहा था। धनुषी अगर कोशिश भी करती तो वो नीचे गिर जाती। आग्नेय खड़ा हुआ, उसने धनुषी की बांह पकड़ी और उसे घसीटते हुए बेड पर धक्का दे दिया। धनुषी गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है?
आग्नेय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक ड्रॉर के पास गया, उसने उसमें से हैंडकफ और टैटू मशीन निकाली। आग्नेय धनुषी के पास आया और उसके ऊपर के सारे कपड़े निकाल दिए। धनुषी एक टी शर्ट में थी। आग्नेय ने उसकी टी शर्ट नीचे कर दी जिससे उसका सीना दिखने लगा। धनुषी ने आग्नेय को धक्का दिया और खड़े होते हुए बोली, ये क्या बेहुदा हरकत है, मुझसे दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आग्नेय ने धनुषी को पकड़ा और उसके दोनों हाथ हेडकफ से ऊपर की ओर बांध दिए। धनुषी लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रही थी जिससे आग्नेय इरिटेट हो चुका था, इसलिए उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसकी टी शर्ट फिर से नीचे कर उसके सीने पर अपना नाम लिखने लगा। धनुषी को बहुत दर्द हो रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे, उसकी चीखें उस कपड़े ने रोक रखी थी, लेकिन आग्नेय किसी सनकी की तरह उसके सीने पर अपना नाम लिख रहा था। धनुषी का चेहरा रोने की वजह सूज चुका था और आखिर में वो बेहोश हो गई। आग्नेय ने धनुषी के सीने पर नाम लिखा और उसे किसी साइको की तरह देखने लगा। आग्नेय ने धनुषी की तरफ देखा और बोला, तुम पर सिर्फ आग्नेय आर्यन का हक है, तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। आग्नेय ने आगे बढ़कर उस टैटू पर अपने होंठ रख दिए और वहां से चला गया क्योंकि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा हो। आग्नेय स्टडी में गया और काम करने लगा। आग्नेय को काम करते करते सुबह हो गई और उसे पता ही नहीं चला। कैलाश जी आग्नेय के पास आए और उसे कॉफी देते हुए बोले, मुझे पता है तुम पूरी रात काम कर रहे थे, ये लो कॉफी। आग्नेय ने कॉफी ली और बोला, मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी मामा जी, अच्छा हुआ आप ले आए, मैं अभी किसी से मंगवाने ही वाला था। आग्नेय कॉफी पीने लगा। कैलाश जी वहीं बैठ गए और उसे कॉफी पीते हुए देखने लगा। आग्नेय ने जैसे ही कॉफी खत्म की, कैलाश जी बोले, तुमने धनुषी के बारे में क्या सोचा? आग्नेय का सिर चकराने लगा और फिर वही उसकी आंखें लाल हो गई। आग्नेय नफरत से बोला, नाम मत लीजिए उसका, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। कैलाश जी बोले, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरी मानो तो तुम्हें सुनैना से शादी कर लेनी चाहिए। आग्नेय सिर हिलाते हुए बोला, नहीं मामाजी, मुझे अब शादी से नफरत हो गई, अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा। कैलाश जी सीधे बैठे और बोले, नहीं आग्नेय, तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए, जरूरी नहीं कि जो धनुषी ने किया वो सुनैना भी करे, मैंने भी 2 शादियां की है। आग्नेय सिर हिलाते हुए बोला, नहीं मामाजी, मुझे अब शादी से नफरत हो गई, अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा। कैलाश जी सीधे बैठे और बोले, नहीं आग्नेय, तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए, जरूरी नहीं कि जो धनुषी ने किया वो सुनैना भी करे, मैंने भी 2 शादियां की है। आग्नेय हैरानी से कैलाश जी की तरफ देखने लगा। कैलाश जी बोले, हाँ मेरी भी 2 शादियां हुई है, मुझे भी मेरी पहली वाइफ ने धोखा दिया था, फिर मेरी लाइफ में एक और लड़की आई, मैंने उससे शादी की और उसके बाद हम दोनों खुश रहने लगे। आग्नेय खड़ा हुआ और बोला, आपने कभी ये बात पहले क्यों नहीं बताई और आज तक हमें मामी जी से क्यों नहीं मिलवाया? कैलाश जी दुखी चेहरा बनाते हुए बोले, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। आग्नेय फिर से बैठते हुए बोला, ओ मुझे नहीं पता था। सुनैना अंदर आते हुए बोली, क्या बातें हो रही हैं यहाँ? जो भी हो रही हो पहले चलकर ब्रेकफास्ट कर लो। कैलाश जी सुनैना की तरफ इशारा करते हुए बोले, देखा कितनी अच्छी लड़की है, इसे अच्छे से पता है कि घर और रिश्ते कैसे संभालते, और सिर्फ घर ही नहीं वो कंपनी भी संभाल सकती है। आग्नेय बिना किसी भाव के सुनैना की तरफ देखने लगा। वो खड़ा हुआ और अपने रूम में जाते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आग्नेय वहां से चला गया। उसके जाते ही सुनैना का मुंह बन गया। वो बोली, ये मुझसे शादी करेगा भी या नहीं? कैलाश जी बोले, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी उससे शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है और ये शादी तो मैं कराकर ही रहूंगा। सुनैना ने अपना फोन चेक किया और बोली, हमें एक बार प्रणव से मिलने जाना चाहिए, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, हम वही अपनी आगे की प्लानिंग कर लेंगे। कैलाश जी खड़े हुए और बाहर जाते हुए बोले, ब्रेकफास्ट के बाद चलेंगे। आग्नेय जब अपने रूम में आया तो धनुषी को देखते ही उसकी आंखों में एक बार फिर गुस्सा आ गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। अचानक उसने अपना सिर झटका और बाथरूम में चला गया। कुछ देर धनुषी के ऊपर पानी आकर गिरा। धनुषी गहरी सांस लेते हुए उठी, उसने अपने मुंह पर से पानी पोंछा और आग्नेय को गुस्से से घूरने लगी। आग्नेय बोला, तुम इतना सब कुछ करके भी इतनी आराम से कैसे हो सकती हो? और एक मुझे नींद नहीं आ रही, अगर मैं नहीं सो सकता ना तो तुम भी नहीं सो सकती। धनुषी खड़ी हुई आग्नेय के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मिस्टर आग्नेय आर्यन, जिस दिन मैं मर गई ना उस दिन तुम जीते जी मरने वाले हो। धनुषी कुछ देर रुकी और अपनी आईब्रो उठाते हुए बोली, मेरे मरने के दुख का तो पता नहीं, लेकिन तुम अपने गिल्ट और पछतावे में जीते जी मारोगे और उस दिन तुम बेबस हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, एक जिंदा लाश बन जाओगे। आग्नेय हंसने लगा और बोला, तुम सपने बहुत अच्छे देखती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आग्नेय आर्यन नाम है मेरा।
आग्नेय अपनी बात खत्म कर वहां से बाथरूम में चला गया। जब वह बाहर आया तो धनुषी वहां नहीं थी। वो उसे हर तरफ ढूंढने लगा। वो उसे ढूंढते हुए नीचे आ गया। आग्नेय नीचे आते हुए सबसे पूछते हुए बोला, क्या तुमने धनुषी को देखा? सुनैना बोली, हाँ, वो कुछ देर पहले भागते हुए बाहर गई है। आग्नेय भी बाहर चला गया। वो कार में बैठते हुए बोला, तुमने भागकर अच्छा नहीं किया स्वीट हार्ट, इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। धनुषी सड़क पर भागे रही थी। उसने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठते हुए बोली, प्लीज जल्दी चलिए यहाँ से। टैक्सी वाली बोली, अरे कोई जगह भी होगी चलने की। धनुषी पीछे देखते हुए बोली, दीदी आप शहर से बाहर की तरफ चलिए। उस टैक्सी वाली ने टैक्सी स्टार्ट की और शहर से बाहर की तरफ चलने लगी। धनुषी बार बार पीछे मुड़कर देखा रही थी। आधे रास्ते तक देखने के बाद भी उसे पीछे कोई भी कार आती हुई नहीं दिखी। धनुषी ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके बैठ गई। उसकी आंखें से एक बूंद आंसू बह गई। उसने आंखें बंद किए हुए ही आंसू पोंछ लिया। वो जैसे ही शहर से बाहर निकलने वाली थी, उस टैक्सी को चारों तरफ से कारों ने घेर लिया। टैक्सी एक झटके से रुकी। झटके के कारण धनुषी की आंखें खुल गईं। उसने जैसे ही बाहर देखा तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। टैक्सी वाली बोली, तुम किससे बचकर भाग रही हो जो इतनी सारी कारें तुम्हें रोकने के लिए आ गई? कहीं तुम्हारा माफिया से कोई लेना देना तो नहीं है ना? धनुषी ने एक गहरी सांस ली और बोली, माफिया का तो पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही चक्कर समझ लो। वो टैक्सी वाली बोली, तो तुमने मुझे मरवाने का सोच रखा था क्या? अब कैसे बचोगी इन लोगों से? धनुषी बाहर देखते हुए बोली, पता नहीं, शायद बच ही ना पाऊं। आग्नेय कार से उतरा और टैक्सी की तरफ आने लगा। धनुषी ने टैक्सी वाली को पैसे दिए और बोली, आप ये लीजिए और छुट्टे देने की जरूरत नहीं, मेरी वजह से आप भी यहाँ बस गई। वो टैक्सी वाली बोली, तुम्हें पैसों की जरूरत हो सकती है। धनुषी सार्कास्टिकली हंसते हुए बोली, पैसों की नहीं, बस आजादी की कमी है, अब तो बस उसकी ही तलाश है। ये सब बोलते वक्त उसकी नजर आग्नेय पर थी जो उसी की तरफ आ रहा था। उसने टैक्सी का डोर ओपन किया और धनुषी का हाथ पकड़कर बाहर निकाला। टैक्सी वाली अपनी टैक्सी लेकर वहां से निकल गई। आग्नेय धनुषी से बोला, तुमने भागकर अच्छा नहीं किया बेबी डॉल, अब तुम्हें इसका हर्जाना तो चुकाना ही पड़ेगा। आग्नेय ने उसे कार में धक्का दे दिया और खुद बैठ गया। वो पूरे रास्ते खामोश था, जिससे धनुषी को डर लग रहा था। कहाँ वो यहाँ से बस निकलने ही वाली थी और कहाँ आग्नेय ने उसे आकर पकड़ लिया। वो खिड़की से बाहर गुजरते हुए पेड़ पौधों को देख रही थी। कैलाश जी और सुनैना प्रणव के फार्म हाउस पहुंचे। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। सुनैना चारों तरफ देखते हुए बोली, आज यहाँ इतनी शांति कैसे है? इतनी शांति तो तब भी नहीं होती जब ये खाली रहता है। कैलाश जी अंदर की ओर बढ़ते हुए बोले, हो सकता है वो सो रहा हो। सुनैना भी कैलाश जी के पीछे चल दी। उसने डोर ओपन किया और अंदर जाते हुए प्रणव को आवाज लगाने लगी, प्रणव, प्रणव कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। कैलाश जी अंदर बढ़ते हुए बोले, यहाँ इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है, जैसे यहाँ किसी की लाश सड़ रही हो। सुनैना अपना नाक बंद करते हुए बोली, हो सकता है उसने गुस्से में किसी को मार दिया हो और यहाँ से चला गया। सुनैना बोलते हुए अंदर लिविंग रूम की तरफ बढ़ गई। उसका पैर किसी चीज पर रखा गया। उसने जैसे ही नीचे देखा, उसकी जोरदार चीख निकल गई। उसका पैर प्रणव की कटी हुई कलाई पर रखा गया। कैलाश जी सुनैना की चीख सुनकर जल्दी से लिविंग रूम में आए। उन्होंने जैसे ही अपने सामने का नजारा देखा तो उनका दिल दहल गया। सामने हर तरफ खून फैलकर सूख चुका था। जगह जगह कटे हुए हाथ के पिसेस पड़े हुए थे। प्रणव की लाश सड़ चुकी थी, जिससे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। सुनैना तो ये सब देखकर कांप गई थी। सुनैना कांपती हुई आवाज में बोली, ये सब किसने किया? कौन मार सकता है प्रणव को, वो भी इतनी बेदर्दी से? कैलाश जी बोले, ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है आग्नेय आर्यन। सुनैना कैलाश जी की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? कैलाश जी उसे देखते हुए बोले, तुम शायद भूल रही हो कि उसने धनुषी को किडनैप किया था, और याद करो उस रात वो धनुषी को लाने के बाद वापस बाहर गया था और सुबह आया था, मतलब उसने उसी रात उसे मार दिया था। कुछ देर बाद वो दोनों शमशान में खड़े थे। सामने प्रणव की चिता जल रही थी। कैलाश जी बोले, क्या तुम अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती हो? तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे डैड को भी उसी मारा था। सुनैना बोली, मुझे दोनों के मरने का दुख है, लेकिन मैं दोनों में से किसी की भी मौत का बदला नहीं लूंगी, क्योंकि सबके मरने का फायदा मुझे ही हुआ। सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, सब कुछ मेरी अकेली का है। अब मुझे बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। सुनैना अपनी बात पूरी कर मुस्कुराने लगी। आग्नेय मैशन पहुंचा। उसने धनुषी को बाहर निकाला और रूम में ले जाकर बेड पर धक्का दे दिया। उसने वो हैंडकफ धनुषी के पैरों में बांध दिया और बोला, अब तुम उठकर दिखाओ, मैं भी देखता हूं कि तुम यहां से कैसे जाती हो। धनुषी का मन कर रहा था कि वो इस वक्त आग्नेय का खून कर दे, लेकिन वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती। अगर वो एक्शन भी लेती तो आग्नेय उसके लिए मुश्किलें बढ़ा देता। आग्नेय बोला, तुम भाग किसके लिए रही थी?
तुम जिससे प्यार करती हो उसे तो मैंने उसी रात मार डाला, अब उसका भूत तो तुम्हारा शहर के बाहर इंतजार नहीं कर रहा था ना, या फिर किसी और को भी फंसा रखा है। धनुषी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, अपना मुंह फेर कर बैठ गई। आग्नेय गुस्से से बोला, तुम नहीं बताओगी तो क्या हुआ, मैं खुद पता कर लूंगा। आग्नेय वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। आग्नेय के जाने के कुछ देर बाद कैलाश जी और सुनैना घर आए। सुनैना ऊपर आग्नेय के रूम में चली गई धनुषी को परेशान करने, जो मौका वो ना जाने कब से तलाश रही थी। धनुषी वहां से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। सुनैना अंदर आई और बोली, तुम आग्नेय की जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? आखिर कितने पैसे चाहिए तुम्हें उसकी जिंदगी से जाने के? धनुषी अपने हाथ बांधते हुए बोली, क्या तुम्हारी जीके कमजोर है? सुनैना को कुछ समझ नहीं आया, वो कंफ्यूजन से बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? धनुषी उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, यही कि तुम एक नंबर की डम लड़की हो। मैं अभी सुबह ही यहाँ से भागकर गई थी, अगर तुम लोगों को मुझे दूर भेजना ही था उस राक्षस की जिंदगी से तो उसे मेरे पीछे क्यों लगाया? तुम्हें पता है वो किसी कुत्ते की तरह सूंघते हुए मुझ तक पहुंच गया। तुम्हें पता है मैं बस शहर से बाहर जाने ही वाली थी, उसने उससे पहले मुझे पकड़ लिया। मतलब ये बिल्कुल वैसा था जैसे हाथ को आया लेकिन मुंह ना लगा। सुनैना गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डम कहने की? धनुषी अपने कंधे उचकाते हुए बोली, मुंह से कहो तो फिर से बोलकर दिखाऊं दम्भ। सुनैना धनुषी को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। धनुषी बोली, सोचना भी मत, वैसे भी मैं तुम जैसी लड़की को छूना नहीं चाहती जो दूसरों का घर उजाड़े। सुनैना दांत पिसते हुए बोली, तुम बस देखती जाओ मैं कैसे तुम्हें यहाँ से अलग करती हूँ। बहुत जल्द मेरी और आग्नेय की शादी होगी, उसके बाद तुम सब यहाँ से बाहर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। धनुषी अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, ठीक है जाओ, मुझे आराम करना है, मैं भागकर थक गई। सुनैना वहां से चली गई। वहीं धनुषी को भी थोड़ी देर में नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी। उसे प्यास लग रही थी लेकिन जग में पानी नहीं था। धनुषी ने अपने पैरों में बंधे हेडकफ को देखा और अपने बालों से पीन निकालकर उसे खोल दिया। वो जग उठाकर बाहर चली गई। धनुषी सीधी किचन में गई, उसने एक गिलास में पानी पिया और जग में पानी भरकर रूम में जाने लगी। वो ऊपर जा रही थी तभी उसे कैलाश जी और सुनैना की आवाजें सुनाई दी। वह कैलाश जी के रूम की तरफ देखते हुए बोली, सुनैना मामा जी के रूम में क्या कर रही है? धनुषी कैलाश के रूम के डोर पर जाकर खड़ी हो गई। डोर खुला हुआ था जिससे वो साफ साफ अंदर का नजारा देख सकती थी। कैलाश जी और सुनैना बिना कपड़ों के एक ही बिस्तर पर थे। धनुषी ने ये देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। कैलाश जी बोले, मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब उसे पता चलेगा कि वो अब तक जो कर रहा है वो खुद नहीं, मैं उससे करवा रहा हूं, लेकिन वो दोष खुद को देगा। बड़ा खुद पर घमंड करता था ना, अब उसे खुद पर शर्म आएगी। सुनैना बोली, मानना पड़ेगा उसे ही क्या, जब सबको पता चलेगा और वो दिन सबका आखिरी दिन होगा तब मजा आएगा। उसके बाद आग्नेय, रक्षित और आनंद का सब कुछ हमारा। वो दोनों हंसने लगे। धनुषी बोली, ओ तो आप दोनों की ये प्लानिंग है? मैं बता दूं बहुत घटिया प्लान है। धनुषी की आवाज सुनकर दोनों एक झटके से खड़े हुए। धनुषी सुनैना से बोली, मुझसे तो कह रही थी कि तुम्हारी और आग्नेय की शादी होगी, लेकिन तुम तो यहाँ उसके मामा के साथ ही। अरे कम से कम दोनों उम्र का तो लिहाज कर लेते। वो दोनों खुद को कवर कर रहे थे, डर दोनों के चेहरे पर था। कैलाश जी चिल्लाते हुए बोले, ए लड़की निकल यहाँ से, क्या तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है कि किसी के रूम में ताका झांकी नहीं करते? धनुषी हंसते हुए बोली, मैं कोई ताका झांकी नहीं कर रही थी, वो तो आप दोनों की गलती है। अगर अंदर ये सब हो रहा था तो डोर बंद कर लेते ताकि आप दोनों का राज राज ही रहे। धनुषी ने दोनों को बारी बारी देखा और बोली, आज तुम दोनों की सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम कैलाश मामा नहीं कंस मामा हो। नहीं, तुम तो उससे भी कि ज्यादा बुरे हो, तुमसे अच्छा तो कंस था। धनुषी वहां जाने लगी। कैलाश बोले, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। धनुषी जाते हुए बोली, मुझे रोकेगा कौन? मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म कंस मामा। धनुषी अपने रूम में चली गई और रूम को अंदर से लॉक कर लिया। सुनैना ने जल्दी से कपड़े पहने, कैलाश जी ने भी कपड़े पहने। सुनैना बोली, अब हम क्या करेंगे? उसने हमारी सारी बातें सुन ली और अब तो आग्नेय पर से दवाई का असर भी खत्म होने वाला है। अगर उसने धनुषी की बातों पर यकीन कर लिया तो हमारा सारा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा और उसके साथ हम भी। वो तो हमें जान से मार डालेगा जैसे प्रणव को मारा था। धनुषी अपने रूम में चली गई और रूम को अंदर से लॉक कर लिया। सुनैना ने जल्दी से कपड़े पहने, कैलाश जी ने भी कपड़े पहने। सुनैना बोली, अब हम क्या करेंगे? उसने हमारी सारी बातें सुन ली और अब तो आग्नेय पर से दवाई का असर भी खत्म होने वाला है। अगर उसने धनुषी की बातों पर यकीन कर लिया तो हमारा सारा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा और उसके साथ हम भी। वो तो हमें जान से मार डालेगा जैसे प्रणव को मारा था। कैलाश जी सोचते हुए बोले, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इतनी आसानी से मैं अपनी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा।
भूलो मत, आग्नेय पर अभी भी मेरा कंट्रोल है। मैं आग्नेय को धनुषी के पास पहुंचने से पहले ही वो पाउडर किसी ड्रिंक में मिलाकर पिला दूंगा। उसके बाद जो होगा वो हमारे फेवर में होगा और उसके बाद उस लड़की की खैर नहीं। आग्नेय की कार बाहर आकर रुकी। कैलाश जी और सुनैना हॉल में ही उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही आग्नेय आया, कैलाश जी ने उसे अपने पास बुला लिया। ऊपर धनुषी को भी आग्नेय के कार की आवाज सुनाई दी। वह भी खड़ी हुई और नीचे आने लगी। कैलाश जी बोले, आगे मैंने आज फिर से एक जूस बनाने की कोशिश की है, तुम एक बार ट्राई करके देखो। कैलाश जी के सामने 3 गिलास जूस के रखे थे, उनमें से एक गिलास उठाकर उन्होंने आग्नेय को दे दी। आग्नेय जैसे ही जूस पीने लगा, धनुषी नीचे आई और उसने आग्नेय का गिलास नीचे फेंक दिया। आग्नेय ने गुस्से से धनुषी को देखा और बोला, ये क्या हरकत है? धनुषी बोली, इसमें तुम्हारे मामा ने पता नहीं कैसा पाउडर मिलाया है, इसको पीने के बाद तुम अपना कंट्रोल खो देते और गुस्से से पागल हो जाते, उसके बाद तुम वही करते जो ये चाहते हैं। आग्नेय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कभी धनुषी को देखता तो कभी कैलाश जी को। कैलाश जी इमोशनल होने का नाटक करते हुए बोले, धनुषी, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दो। आग्नेय बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? कैलाश जी ने आग्नेय की तरफ देखा और अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए बोले, आग्नेय, अब मैं और इस घर में नहीं रह सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया जाएगा। धनुषी गुस्से से बोली, ओ कंश मामा, अपने ये मगरमच्छ के आंसू पोंछो और अपना ये मेलो ड्रामा बंद करो और हाँ, चुपचाप निकलो यहां से, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तभी वहां एक थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। धनुषी का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, उसके सामने सुनैना खड़ी हुई थी। धनुषी गुस्से से उसे देखने लगी। सुनैना बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए धनुषी, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने गुनाह छुपाने के लिए मामाजी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दोगी। अरे तुम वैसे ही बोल देती कि तुम्हारी घटिया हरकत के बारे में हम आग्नेय को ना बताएं। अगर तुम हमसे एक बार आकर कह देती ना तो हम कुछ नहीं बताते और मामाजी तो बताने भी नहीं वाले थे। आग्नेय चुपचाप ये सब तमाशा देख रहा था। कैलाश जी बोले, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जूस में कुछ मिलाया है तो मैं खुद इसे पी लेता हूं, तब शायद तुम्हारा ये भ्रम दूर हो जाए। मैं तो बस कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा था। कैलाश जी ने गिलास उठाया और पीने लगे। आग्नेय ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे आप पर पूरा विश्वास है मामा जी। अगर आपने कहा कि आपने इसमें कुछ नहीं मिलाया, मतलब कुछ नहीं मिलाया, और ये साबित करने के लिए मैं खुद इसे पीऊंगा। आग्नेय ने धनुषी की तरफ देखा और बोला, और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। आग्नेय एक एक कर दोनों गिलास का जूस पी गया। कैलाश जी और सुनैना ये देखकर मुस्कराने लगी। सुनैना धनुषी के कान में बोली, तुम्हारी वजह से ये डबल डोज ले रहा है और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा उसके गुस्से से। धनुषी दांत पिसते हुए बोली, चाहे कुछ हो जाए मैं सबको सच बताकर ही रहूंगी। उसी वक्त रक्षित, आनंद, इशिका और शिवी भी अंदर आ गए। आग्नेय ने जैसे ही जूस खत्म किया उसने गिलास फेंक दिया। उसकी आंखें सूर्ख लाल थीं, जैसे खून अभी उसकी आंखों से निकल आएगा। रक्षित बोला, यहां हो गया रहा है। सुनैना बोली, धनुषी मामाजी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। ये सुनकर उन चारों की भी आंखें गुस्से से लाल हो गई। आग्नेय धनुषी के पास गया और उसका गला पकड़कर ऊपर उठा दिया। आग्नेय बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामाजी पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? धनुषी छूटने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगी। कैलाश जी मुस्लिम हुए बोले, छोड़ दो उसे। आग्नेय ने उसे छोड़ दिया, जिससे धनुषी नीचे गिर गई। वो बुरी तरह खांसने लगी। धनुषी जैसे ही थोड़ी नॉर्मल हुई वह खड़े होते हुए बोली, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारे इस बूढ़े कंच मामा को इस उम्र में जवानी सूझ रही है। मैंने इसे और इस लड़की सुनैना को दोनों को एक साथ एक बिस्तर में देखा है, वो भी बिना कपड़ों के। सुनैना उसकी बात सुनकर रोते हुए बोली, धनुषी मुझे नहीं पता था कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो। कैलाश अंकल मेरे डैड की उम्र के हैं, वो दोनों एक टाइम पर अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है और तुम कह रही हो कि मैं उनके साथ ही। सेम ऑन यू धनुषी। सुनैना ने अपने इनविजिबल आंसू पोंछे और बोली, तुम अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो ताकि तुम फिर से आग्नेय की नजरों में महान बन जाओ। आग्नेय गुस्से से बोला, क्या किया अब इसने? सुनैना जल्दी से आग्नेय के पास गई और उसके गले लगकर रोते हुए बोली, आग्नेय मैं आज मामाजी को सीड्यूस करने गई थी। मामाजी ने इसे बहुत समझाया कि ये गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी हवस इतनी ज्यादा है कि एक आदमी से बूझती ही नहीं। तुम्हें पता है इसने क्या कहा? सुनैना ने तिरछी नजरों से आग्नेय को देखा, जो किसी भी वक्त धनुषी का खून करने को उतारू था। सुनैना अपनी बात जारी रखते हुए बोली, इसने कहा कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं है, तुम इसे सेटिस्फाई नहीं कर पाते, इसलिए ये मामाजी के साथ। लेकिन मामाजी ने इसे रूम से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि ये उनकी बेटी जैसी है।
सुनैना ने आग्नेय की मेल ईगो पर वार किया था जिसे कोई भी लड़का सहन नहीं कर पाएगा। धनुषी तो हैरानी से मुंह खोले ये सब देख रही थी। वो बोली, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सुनैना ने आग्नेय की बाजू पकड़ी और बोली, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसकी बात पर यकीन करोगे। कैलाश जी बोले, मैंने तुमसे कहा था बेटा और अभी भी कह रहा हूं, सुनैना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है। आग्नेय धनुषी की तरफ बढ़ने लगा। धनुषी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आग्नेय तुम गलत कर रहे हो, ये दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। आग्नेय किसी सनकी की तरह बोला, तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी भरी है ना, आज मैं तुम्हारे अंदर की सारी गर्मी निकाल दूंगा। तुम्हें सेटिस्फाई होना है ना, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सेटिस्फाई कैसे करते हैं। धनुषी की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। धनुषी वहां से भागने लगी लेकिन आग्नेय ने उसे पकड़ लिया और अपने कंधे पर उठाकर रूम में ले गया। धनुषी उसकी पीठ पर लगातार मुक्के बरसा रही थी लेकिन आग्नेय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आग्नेय उसे रूम में लेकर गया और बेड पर पटक दिया। आग्नेय अपने कपड़े निकालते हुए बोला, मेरे अंदर मर्दानगी नहीं है ना, मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। धनुषी पीछे खिसकते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आग्नेय, तुम जो ये करने जा रहे हो ना, ये बहुत गलत है, ये रेप है आग्नेय। आग्नेय तो कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसने अपने कपड़े निकालकर फेंके और धनुषी का पैर पकड़कर उसे अपने नीचे खींच लिया। आग्नेय धनुषी को जबरदस्ती किस करने लगा। वो किस कम और काट ज्यादा रहा था। धनुषी के होठों से खून बहने लगा था लेकिन आग्नेय तब भी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो उसके होठों से उसकी गर्दन और चेस्ट पर आ गया और बाइट करने लगा। धनुषी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि उस साउंड प्रूफ रूम से बाहर तक उसकी चीखें आ रही थी। सुनैना बोली, मानना पड़ेगा, क्या विक्टिम कार्ड खेला है। उस धनुषी की हालत तो अब मैं सोच भी नहीं सकती। वो आज के बाद कभी हमारे खिलाफ नहीं बोलेगी। कल सुबह इसकी हालत देखने लायक होगी, मैं खुद इसका हाल पूछने जाऊंगी। कैलाश जी बोले, इसके लिए इतनी सजा काफी नहीं है, इसे तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, देखती जाओ तुम। रक्षित रूम में अपना सिर पकड़े बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह हमेशा वो काम क्यों करता है जो वो नहीं करना चाहता। रक्षित को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हकीकत को उससे दूर कर उसे ब्लैक होल में धक्का दे दिया हो, जहां से बस वो निकलने की कोशिश कर सकता था लेकिन निकल नहीं सकता था। इशिका उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रक्षित उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती मुझसे सारे काम करवा रहा। मुझे आराम चाहिए कुछ दिन के लिए, जैसे कहीं अकेला रहूं जहां दूर दूर तक कोई ना हो। इशिका गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, तुम्हें आराम की जरूरत है, मुझे लगता है तुमने काम का स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही ले रखा है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। रक्षित ने सिर हिलाया और बेड पर लेट गया। इशिका उसका सिर सहलाने लगी जिससे कुछ ही देर में रक्षित को नींद आ गई। इशिका को भी अब नींद आ गई, उसे नहीं पता। अगली सुबह आग्नेय नहाने के बाद रूम से बाहर निकला। वह सीधा स्टडी में चला गया। रक्षित किसी काम से आग्नेय के रूम में आया। उसने जैसे ही धनुषी की हालत देखी उसने आंखें बंद कर ली। धनुषी की हालत बहुत खराब थी, उसके होंठ और चेहरा सूज चुका था, बाकी वो कंबल से कवर थी। लेकिन रक्षित को बहुत गुस्सा आया। वो सीधा स्टडी में गया और आग्नेय को जाकर उसके फेस पर पंच कर दिया। आग्नेय ने गुस्से और हैरानी से उसे देखा और बोला, क्या हुआ है तुझे सुबह सुबह, और तूने मुझे पंच क्यों मारा? रक्षित ने उसकी कॉलर पकड़ी और बोला, अपनी घटिया हरकत के बाद भी तू मुझसे पूछ रहा कि मैंने तुझे क्यों मारा? तूने मेरी बहन की क्या हालत कर दी है, मैंने तुझसे कहा था उसका ध्यान रखना। आग्नेय के फेस पर कंफ्यूजन लुक था। हल्ला सुनकर सब लोग रूम में आ गए। कैलाश जी ने जल्दी से दोनों को अलग किया और बोले, ये तुम दोनों उस लड़की के लिए क्यों लड़ रहे हो? कुछ ही दिन में वो लड़की तुम सबकी जिंदगी से चली जाएगी। कैलाश जी ने अपनी बात खत्म की और अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालने लगे, जिससे वो पांचों चुपचाप उनके सामने खड़े हो गए जैसे कोई गुलाम खड़े हो। कुछ देर में वो सब वहां से चले गए। दोपहर 3 बजे धनुषी होश में आई। उसे अपने शरीर में बेहिसाब दर्द हो रहा था। उसकी आंखों के आंसू खत्म हो चुके थे। धनुषी आंखों में बेहिसाब नफरत लिए बोली, आग्नेय आर्यन, तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम विक्टिम हो या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर गिड़गिड़ाओगे तब भी नहीं। धनुषी खड़े होने की कोशिश करने लगी लेकिन उससे हिला भी नहीं जा रहा था। उसने कंबल उठाकर अपनी हालत देखी। उसके शरीर के हर एक हिस्से पर खून लगा हुआ था। सुनैना अंदर आते हुए बोली, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी रात काफी रोमांटिक थी, तुमने तो काफी मजे लिए होंगे। धनुषी सुनैना को बिना किसी भाव से देख रही थी। सुनैना बोली, क्या हुआ, तुम्हारी बोलती बंद क्यों है? बंद है? ओ हाँ, आग्नेय ने तुम्हें कुछ बोलने लायक छोड़ा होगा, तब तो तुम कुछ बोलोगी ना।
सुनैना धनुषी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, लगता है आग्नेय बेड पर काफी अच्छा है, ये मैं तुम्हें देखकर ही बता सकती हूँ, लगता है शादी के बाद मेरे तो मजे ही मजे हैं। धनुषी बोली, मैंने एक से बढ़कर एक गिरी हुई औरतें देखी हुई, लेकिन तुम उन सबसे 4 कदम आगे हो। तुम्हें पता है तुम जैसी लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां बदनाम है। सुनैना हंसते हुए बोली, मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अब मैं कोई अबला नारी तो हूँ नहीं जो सब कुछ बैठे बैठे देखूं, मैं जो करोगी जैसे करोगी मुझे बड़ा मजा आएगा, और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने में जो मजा है ना वो किसी चीज में नहीं है। धनुषी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने दर्द को सहन करते हुए बाथरूम में जाने लगी, लेकिन वह 2 कदम चलते ही गिर गई। सुनैना उसे गिरता देख हंसने लगी, वो हंसते हुए बोली, तुम सच में आग्नेय के लायक नहीं, तुम तो उसे सहन भी नहीं कर पाती, इसलिए मैं उसके लिए बेस्ट हूँ। धनुषी ने दर्द की वजह से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और गिरते पड़ते बाथरूम में चली गई। धनुषी के बाथरूम में जाते ही सुनैना भी वहां से चली गई। धनुषी शीशे के सामने खड़ी हो गई, उसने अपने ऊपर से कंबल गिरा दी। धनुषी ने खुद को देखा और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने बाथटब में गर्म पानी भरा और उसमें लेट गई। धनुषी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। 2 घंटे बाद वह बाथटब से बाहर निकली, वो क्लोजेट रूम में गई, उसने जीन्स टॉप निकाला और पहन लिया। धनुषी अपने बाल बनाकर बेडरूम में आई, उसने बेड को देखा, बेडशीट पर कल रात उसके साथ हुई हैवानियत साफ दिख रही थी। बेडशीट पर खून लगा हुआ था। धनुषी को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए वो नीचे कुछ खाने के लिए चली गई। धनुषी ने अपने लिए कुछ बनाया और वही बैठकर खाने लगी, वो ये सब बेमन से खा रही थी। धनुषी हॉल में बैठे कैलाश जी को देखने लगी, जो उसकी हालत देखकर हंस रहे थे और उनकी हंसी धनुषी को गुस्सा दिला रही थी। धनुषी को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए वो नीचे कुछ खाने के लिए चली गई। धनुषी ने अपने लिए कुछ बनाया और वही बैठकर खाने लगी, वो ये सब बेमन से खा रही थी। धनुषी हॉल में बैठे कैलाश जी को देखने लगी, जो उसकी हालत देखकर हंस रहे थे और उनकी हंसी धनुषी को गुस्सा दिला रही थी। धनुषी ने खाना छोड़ा और पास रखा चाकू उठाकर कैलाश जी की तरफ गुस्से में गई। उसने उन पर वार कर दिया। कैलाश जी के हाथ पर गहरा कट लग गया। वह खड़े हुए और बोले, ये क्या हरकत है? धनुषी उनकी तरफ चाकू करते हुए बोली, मैं तुम्हारी आज जान ले लूंगी, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। धनुषी कैलाश जी पर लगातार वार कर रही थी और कैलाश जी उससे लगातार बच रहे थे। धनुषी ने एक शोपीस उठाया, कैलाश जी पर फेंक कर मारा, जिससे उनके सिर पर कट लग गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे धनुषी पागल हो गई। धनुषी ने एक और शोपीस उठाया और कैलाश जी पर फेंकने लगी, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। धनुषी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं इस आदमी को जान से मार दूंगी। आग्नेय ने धनुषी को कमर से पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। आग्नेय ने वो शोपीस धनुषी के हाथ से छीनकर नीचे फेंक दिया। धनुषी ने खुद को आग्नेय की पकड़ से छुड़ाया और कैलाश जी की तरफ चाकू लेकर दौड़ पड़ी। कैलाश जी के चेहरे पर डर था, वह भागते हुए आग्नेय के पास आए और बोले, ये लड़की पागल हो गई है, इसकी जगह यहाँ नहीं पागल खाने में है। धनुषी ने आग्नेय की तरफ चाकू किया और बोली, सामने से हट जाओ वरना मैं इससे पहले तुम्हारा खून कर दूंगी। आग्नेय बोला, तुम ये क्या कर रही हो बेबी डॉल, तुम पागल हो गई हो क्या? ये चाकू किसी को भी लग सकता है, तुम्हें भी, इसलिए इसे छोड़ो। धनुषी गर्दन हिलाते हुए बोली, आग्नेय आर्यन मेरे सामने से हट जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धनुषी ने कैलाश जी की तरफ देखा, जो आग्नेय के पीछे खड़े ऐसे मुस्करा रहे थे जैसे उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा हो। आग्नेय का सिर चकराने लगा, उसे सब कुछ अचानक धुंधला दिखाई देने लगा। धनुषी कैलाश जी पर वार करने को हुई, लेकिन आग्नेय के कदम लड़खड़ा गए और उसकी बाजू पर कट लग गया। आग्नेय नीचे गिर गया। रक्षित और आनंद भागते हुए अंदर आए, उन्होंने आग्नेय को उठाना चाहा लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। कैलाश जी बोले, ये लड़की पागल हो गई, पहले मुझ पर अटैक किया और अब आग्नेय पर, अरे कोई मेंटल हॉस्पिटल कॉल करो। सुनैना वहां आते हुए बोली, मैं अभी कॉल करती हूँ। सुनैना फोन लगाने लगी। रक्षित और आनंद ने आग्नेय को उठाया और ऊपर रूम में ले गए। धनुषी ने एक बार आग्नेय को देखा, वो उसके पास जाना चाहती थी लेकिन आग्नेय की हरकतों ने उसे रोक लिया। धनुषी ने कैलाश जी और सुनैना की तरफ देखा और बोली, मैं तुम दोनों का खून करके ही रहूंगी, फिर चाहे उसके बाद मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। रक्षित और आनंद आग्नेय को उठाने में लगे थे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही देर में मेंटल हॉस्पिटल से कुछ लोग आए, उन्होंने धनुषी को पकड़ा और जबरदस्ती अपने साथ ले गए। कैलाश जी बोले, तुम्हारा खेल खत्म धनुषी। धनुषी सीधे सीधे जाने को मान ही नहीं रही थी, इसलिए उन लोगों ने धनुषी को बेहोश कर दिया और वहां से ले गए। जब आग्नेय को होश नहीं आया तो आनंद ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। कुछ देर में डॉक्टर आया, उसने आग्नेय को चेक किया और एक इंजेक्शन लगाते हुए बोले,
पिछले कुछ दिनों से ये ना तो प्रोपी कुछ खा रहे हैं और ना ही आराम कर रहे हैं, इसलिए कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गया। आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रक्षित और आनंद ने डॉक्टर को थैंक्स कहा और उन्हें छोड़ने नीचे चले गए। आनंद और रक्षित अपने रूम में चले गए। शिवी बालकनी में खड़ी थी, वह रो रही थी। आनंद जल्दी से उसके पास गया और उसे सीने से लगाते हुए बोला, क्या हुआ शिवी, तुम रो क्यों रही हो? शिवी रोते हुए बोली, मैं पागल हो रही हूँ आनंद, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कब और क्या कर देती हूँ। मैं हर किसी से लड़ाई कर लेती हूँ, वो भी बुरी वाली। कभी भी कुछ भी कर देती हूँ, मैं खुद को भी नुकसान पहुंचा देती हूँ। मैं पागल हो रही हूँ, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आनंद शिवी को शांत कराते हुए बोला, नहीं शिवी, तुम पागल नहीं हो, तुम्हें बस आजकल गुस्सा ज्यादा आ रहा है और कुछ नहीं देखना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी होता मेरे साथ भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं पागल हूँ, और वैसे भी मेरी शिवी कभी पागल हो ही नहीं सकती। शिवी आनंद के सीने से लगकर रोने जा रही थी। आनंद ने उसका चेहरा ऊपर किया और उसके होठों पर होंठ रख दिए, जिससे शिवी एकदम से चुप हो गई। कुछ मिनटों बाद आनंद उससे अलग हुआ और उसे गोद में उठाकर बेड पर सुलाते हुए बोला, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, कल तुम्हारी एग्जाम है। आनंद शिवी के बगल में लेट गया और उसे सुलाने लगा। मेंटल असाइलम वाले धनुषी को जबरदस्ती एक रूम में लेकर गए और उसे एक बेड पर सुलाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। धनुषी उनसे छुटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं क्या तुम लोगों को पागल नजर आती हूँ? एक डॉक्टर ने कहा, हमें भी पता है तुम पागल नहीं हो, लेकिन तुम्हें पागल बनाने के पैसे मिले हैं हमें। उस डॉक्टर ने उसके सिर से एक मशीन कनेक्ट की। धनुषी बोली, देखना एक दिन तुम सब इसके लिए बहुत पछताने वाले हो। उस डॉक्टर ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उसे कट देने लगा। धनुषी एक चीख के साथ बेहोश हो गई। धनुषी के बेहोश होते ही उधर आग्नेय की आंखें खुली, वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था। उसके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द था धनुषी। आग्नेय ने पूरे रूम में नजरें घुमाकर देखा, उसे धनुषी कहीं नहीं दिखी, इसलिए वो उठकर बाहर चला गया उसे ढूंढने। आग्नेय धनुषी को ढूंढते हुए नीचे की जगह ऊपर वाले फ्लो पर चला गया, जहां अक्सर कोई नहीं जाता था। आग्नेय ने अपना सिर झटका और आंखें बड़ी करके चारों तरफ अच्छे से देखने की कोशिश करने लगा। आग्नेय खुद से बोला, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मेरा सिर इतनी जोर से क्यों दुख रहा है? आग्नेय वहां से जाने लगा, तभी उसकी नजर एक रूम पर गई। आग्नेय का मन कर रहा था कि वो उस रूम में जाए, जैसे वो रूम उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। आग्नेय उस रूम में चला गया। वो रूम अंदर से बहुत खूबसूरत था। वहां एक तस्वीर लगी हुई थी जो आरोही जी की थी। उस तस्वीर को देखते ही आग्नेय को कुछ रिफ्लेक्शन आने लगे। उसने अपना सिर पकड़ा और बोला, ये मुझे क्या हो रहा है, आह मेरा सिर। आग्नेय बोलते हुए अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने सहारे के लिए वहां रखे एक सोपिस को पकड़ लिया, जो एक कबूतर था, दिखने में बेहद खूबसूरत। आग्नेय के पकड़ने से वो जरा सा हिल गया, जिससे आग्नेय जहां बैठा था वहां कुछ हलचल होने लगी। उसके नीचे का फ्लो दो हिस्सों में बट गया और आग्नेय उसके अंदर गिर गया। आग्नेय को अभी जो कुछ भी हुआ वो समझ नहीं आया। वो खड़ा हुआ और ऊपर की तरफ देखने लगा, जो अब तक बंद हो चुका था। आग्नेय के वहां आते ही नीचे की लाइट ऑन हो चुकी थी। आग्नेय कुछ देर के लिए अपने सिर दर्द को छोड़कर चारों तरफ देखने लगा। नीचे की जगह भी बहुत खूबसूरत थी। आग्नेय उस जगह को गौर से देखते हुए आगे बढ़ने लगा। उस जगह पर बीचों बीच एक संदूक रखा हुआ था, जिस पर ताला लगा था और उसके ऊपर एक डायरी रखी थी। आग्नेय ने उस डायरी को उठाया और चारों तरफ से देखने लगा। आग्नेय एक बार फिर चारों तरफ देखते हुए बोला, ये कैसी जगह है? मामाजी ने कभी इस जगह के बारे में किसी को बताया क्यों नहीं, और ये संदूक और डायरी यहाँ किसने रखी? आग्नेय वहां आवाज लगाते हुए बोला, कोई है यहाँ? अगर कोई है तो बाहर आओ। जब कुछ देर बाद भी कोई नहीं आया तो आग्नेय उस डायरी को खोलकर पढ़ने लगा। मैं आरोही आर्यन, अगर ये डायरी कोई पढ़ रहा है मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं मानती हूँ मैंने अपनी फैमिली को बहुत परेशान किया और शायद मेरी वजह से ही वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा भाई अर्नव आर्यन, भाभी मीरा आर्यन और मेरा प्यारा भतीजा आग्नेय आर्यन, जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता और शायद कभी जान भी नहीं पाएगा। भाई, मैं जानबूझकर आपको छोड़कर नहीं गई थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ, और पता भी कैसे होता। मैं हिप्नोटाइज जो थी, और मुझे हिप्नोटाइज करने वाला कैलाश है। उसने पहले आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, लेकिन आप उससे नहीं हुए, क्योंकि आप जल्दी से किसी का कुछ खाते पीते नहीं हैं और अधिकतर बाहर रहते हैं। आग्नेय खुद से बोला, जिसने भी ये डायरी लिखी है वो मेरी बुआ है, तो मुझे उसके बारे क्यों नहीं पता, और इसमें मामाजी का नाम क्या कर रहा है, इन सबसे इनका क्या लेना देना? आग्नेय आगे पढ़ने लगा। मैं जानती अब इन सब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब आप नहीं रहे। मैंने आपको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर बार फैल रही। वो लोग मुझ पर हमेशा नजर रखते हैं, जिस वजह से मैं आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाई, और जब मौका मिला तब हालात ठीक नहीं थे।
मेरे भाई अर्नव आर्यन और उसकी फैमिली की मौत के जिम्मेदार बहुत लोग हैं और जिनका नाम है कैलाश, जो इन सबका मास्टरमाइंड है, जिसने ना जाने कब से इन सबकी प्लानिंग कर रखी है। मिस्टर शाह, मिस्टर धवन, संजय, सुनील, सुशीला, मिस्टर कपूर, मोहिनी और उनका असिस्टेंट इन सब में शामिल है। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ रक्षित, आनंद और इशिका को ही नहीं, हमारी छोटी सी छाया को भी बचा लिया, जो अब मेरी बेटी बनकर मेरे साथ है। मुझे पता है ये बहुत रिस्की है, लेकिन यही एक तरीका है उसे सेफ रखने के लिए, क्योंकि 80% शेयर इसके ही नाम है, इसलिए ये यही सेफ है। क्योंकि अगर इन्हें कभी शक होगा तो ये बाहर सभी जगह ढूंढ लेंगे, लेकिन अपने घर में कभी नहीं। इसलिए आज से छाया छाया नहीं धनुषी है। आग्नेय के कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए, क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। ऊपर से उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था, उसका सिर बस दर्द करे जा रहा था। आग्नेय बोला, ये हो क्या रहा है छाया, धनुषी और वो सब लोग, ऊपर से मेरा सिर। आग्नेय ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने 5 मिनट बाद अपनी आंखें खोली और आगे पढ़ने लगा। लेकिन इन सब में शालिनी भी मारी गई, अगर वो मेरा साथ नहीं देती तो शायद बच जाती। ये लोग जिन हीरो के लिए ये सब कर रहे हैं वो इस संदूक में है, और इस संदूक की चाबी मेरे लॉकर में है, और वो लॉकर सिर्फ और सिर्फ धनुषी खोल सकती है, और उसमें उन कातिलों के खिलाफ सबूत और आर्यन फैमिली की प्रॉपर्टी के पैम्पर हैं जो भाई ने सब मेरे नाम कर दिए थे। मैंने वो सब आग्नेय के नाम कर दिया। मुझे नहीं पता वो जिंदा है या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है वो एक दिन लौट कर आएगा और अपने पापा की मौत का बदला लेगा। इसमें एक हीरा आग्नेय का है और दूसरा धनुषी का, जो धनुषी के पेरेंट्स ने उसके लिए उसके जन्म के टाइम खरीदा था। वो लोग इन दोनों को पाना चाहते हैं। गुड बाय। आग्नेय ने उस डायरी का अगला पेज पलटा तो वहां 2 फोटो लगी हुई थी, एक में सारे कातिल थे और दूसरी में अर्नव जी, मीरा जी, आग्नेय, छाया, रक्षित और उसके मम्मी पापा। अब इसके आगे आग्नेय से और दर्द सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह अपने दिमाग पर लगातार जोर दिए जा रहा था। आखिर में उसे चक्कर आ गए और वह वहीं बेहोश हो गया। कैलाश जी उस रूम में आए और उसे गौर से देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि यहाँ कोई आया है। उन्होंने पूरे रूम को गौर से देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। कैलाश जी आरोही जी की फोटो के पास आए और बोले, तुम्हारी वो बेटी जिसे पता नहीं तुम कहाँ से उठाकर लाई थी, वो मेरे सिर का इतने दिनों से दर्द बनी हुई थी। आज मैंने उस सिर दर्द का इलाज कर दिया। अब मैं जल्दी से सुनैना और आग्नेय की शादी करवाऊंगा। उसके बाद सुनैना मेरे बच्चे को जन्म देगी, जिसे नाम आग्नेय का मिलेगा, और फिर सब कुछ मेरे नाम। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो हीरे कहाँ है, उसके बाद पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। कैलाश जी इतना बोल जोर जोर से हंसने लगे। उस फ्लो पर उनकी हंसी गूंज रही थी। कैलाश कुछ देर और वही रहे और फिर वह वहां से निकल गए। वह जैसे ही आग्नेय के रूम के सामने आए तो रुक गए और उस रूम की तरफ देखने लगे। वो आग्नेय के रूम को कुछ देर देखकर अपने रूम में चले गए। अब देखना यह था कि कल की सुबह क्या नया लेकर आएगी, या फिर हमेशा की तरह कैलाश जी की जीत होने वाली थी। धनुषी कैसे निकलेंगी, सवाल बहुत सारे जो अब मिलेंगे पता नहीं। यहाँ बहुत लोगों की जिंदगी का सवाल था जो जी तो रहे थे, लेकिन वो सब कर क्या, क्यों और कैसे हैं, हमेशा इसका जवाब ढूंढते रहते हैं। तो आइए जानते हैं सबके जवाब। कैलाश जी इतना बोल जोर जोर से हंसने लगे। उस फ्लो पर उनकी हंसी गूंज रही थी। कैलाश कुछ देर और वही रहे और फिर वह वहां से निकल गए। वह जैसे ही आग्नेय के रूम के सामने आए तो रुक गए और उस रूम की तरफ देखने लगे। वो आग्नेय के रूम को कुछ देर देखकर अपने रूम में चले गए। अगली सुबह जब आग्नेय की आंख खुली तो उसने अपने सिर को पकड़ लिया। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। उसने डायरी उठाई और उस संदूक को देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली जो धनुषी लॉकर से लेकर आई थी। वो आग्नेय अपने पास ही रखता था। उसने उस लॉक को खोला। आग्नेय ने जैसे ही उस संदूक को खोला उसने अपनी आंखों के सामने अपना हाथ कर लिया। वह डायमंड चमक रहे थे। आग्नेय ने धीरे धीरे अपनी आंखों के आगे से हाथ हटाया और संदूक में देखने लगा। उसमें एक व्हाइट डायमंड था और एक पिंक। उसने दोनों डायमंड को अपने हाथ में उठाया और गहरी आंखों से देखने लगा। उसने कुछ सोचते हुए दोनों डायमंड को अपनी कोट की पॉकेट में रखा और डायरी हाथ में लेकर वहां से निकल गया। वो सीधा अपने रूम में आया। वो तैयार होकर वहां से निकलने लगा। उसे अभी भी धनुषी कहीं नहीं दिखी। आग्नेय ने एक सर्वेंट को रोका और बोला, धनुषी कहाँ है? सर्वेंट सिर झुकाकर बोला, उन्हें तो सर ने कल मेंटल असाइलम भेज दिया। आग्नेय बिना कुछ बोले वहां से चला गया, क्योंकि अभी तक कोई नहीं उठा था। धनुषी अभी भी बेहोश ही पड़ी थी। 2 घंटे बाद कैलाश जी का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर धनुषी यहां से भाग चुकी है। कैलाश जी खड़े हुए और बोले, ये कैसे हुआ? डॉक्टर घबराते हुए बोला, पता नहीं सर, सिर्फ वो नहीं सारे पेशेंट भाग गए। अब तो मेरी नौकरी और इज्जत दोनों गई, मैं कहीं का नहीं रहा। कैलाश जी ने फोन काटा और बोला, इससे एक काम नहीं हुआ, जितने पैसे दिए सब बेकार गया।
आग्नेय अपने केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। मैनेजर वहां आया और बोला, सर नीचे कोई सोना नाम की लड़की आई है, वो किसी धनुषी से मिलना चाहती है और कह रही है कि वो उसका फोन नहीं उठा रही, उनके बारे में आप ही कुछ बता सकते हैं। आग्नेय बोला, उसे अंदर भेजो। मैनेजर हैरान हो गया, वह वहां ओके सर बोलकर चला गया। 5 मिनट बाद सोना अंदर आई। उसने जैसे ही फिर से आग्नेय को देखा वह एक्साइटेड हो गई, लेकिन उसे इस वक्त धनुषी की फिक्र हो रही थी। सोना अंदर आते हुए बोली, सॉरी सर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन धनुषी मेरा कितने दिनों से फोन ही नहीं उठा रही और मेरे पास एड्रेस भी नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आग्नेय ने उसे सीट ऑफर की। सोना जल्दी से सीट पर बैठ गई। आग्नेय किसी गहरी सोच में डूब गया। सोना आग्नेय की आंखों को गौर से देखने लगी। उसका चेहरा अचानक सीरियस हो गया। वह बोली, क्या आपको किसी ने हिप्नोटाइज किया था? आग्नेय का ध्यान सोना की बातों ने खींच लिया। वो बोला, तुम कहना क्या चाहती हो और तुम ये सब कैसे बता सकती हूँ? सोना बोली, सर मैंने बहुत से लोगों को हिप्नोटाइज से निकाला है, तो मुझे पता होगा ना कौन हिप्नोटाइज है, कब से है और अभी है या नहीं। कैलाश जी ने अपने लोगों को पूरे शहर में फैला दिया था धनुषी को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे उसका नामो निशान तक नहीं मिला। कैलाश जी परेशान थे कि धनुषी गई तो गई कहाँ। आग्नेय बोला, अगर तुम बता सकती हो तो बताओ, मैं कब से हिप्नोटाइज हूँ और अभी भी हूँ या नहीं। सोना खड़ी हुई और आग्नेय की आंखों में गौर से देखते हुए बोली, आपको 3 या 4 दिन पहले हिप्नोटाइज किया गया था, वो भी बड़ी मुश्किल, जिसका असर अभी भी थोड़ा बहुत है आप पर। आग्नेय ने चुपचाप सोना की हर बात ध्यान से सुन रहा था। सोना बोली, अगर आप कहें तो मैं कुछ करूं। आग्नेय ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। सोना आग्नेय का ट्रीटमेंट करने लगी। 2 मिनट के अंदर ही आग्नेय को ऐसा लग रहा था जैसा किसी ने उसे पकड़ रखा था और अब वो उससे आजाद हो गया। सोना कुछ कदम पीछे हुई और बोली, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मैं नहीं भी आती तो आप कुछ देर में खुद ठीक हो जाते, आप बहुत स्ट्रांग है सर। आग्नेय शाम को घर आया। कैलाश जी परेशान बैठे थे। उन्होंने जैसे ही आग्नेय को देखा तो उसे रोकते हुए बोले, आग्नेय क्या तुम्हें पता है कि धनुषी कहाँ है? आग्नेय उनकी तरफ मुड़ा और बोला, हाँ मेंटल असाइलम में, आप लोगों ने ही तो उसे वहां भेजा था। ये सब बोलते वक्त उसके फेस पर गुस्सा साफ झलक रहा था। कैलाश जी बोले, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुमने देखा ना वो कैसे हम दोनों पर अटैक कर रही थी। आग्नेय बोला, मैंने कहा था वो यही रहेंगी, लेकिन आप सबको तो अपनी करनी है, अब मुझे धनुषी कहाँ से लाकर दोगे? आग्नेय अपनी बात खत्म कर अपने रूम में चला गया। उसने सिगरेट जलाई और बालकनी में जाकर बैठ गया। कैलाश जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। कैलाश जी आग्नेय के रूम में आए और बोले, आग्नेय अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला, तुझे सुनैना से शादी करनी ही होगी और वो भी परसों ही। आग्नेय की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कैलाश जी का गला पकड़कर रेलिंग पर झुका दिया और बोला, मुझे धनुषी चाहिए, मुझे नहीं पता कि आप उसे कहां से लेकर आएंगे। कैलाश जी डर गए। आग्नेय ने उन्हें छोड़ा। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोले, तुमने उस लड़की के लिए मेरा गला पकड़ा? आग्नेय उनकी तरफ पलटा और बोला, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। मेरा जुनून है वो, और आग्नेय आर्यन का जुनून उससे कोई नहीं छीन सकता। कैलाश बिना कुछ बोले वहां से चले गए। आग्नेय बाहर फैले अंधेरे को देखने लगा। उसे एक एक कर अपनी कुछ दिनों की सारी हरकतें याद आने लगी। आग्नेय ने सिगरेट को अपनी मुट्ठी में बंद करके मसल दिया। वह पलटा और उसने दीवार पर एक पंच दे मारा, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। आग्नेय लगातार दीवार पर पंच मारते हुए बोला, मैं कैसे कर सकता हूं ऐसा, कैसे? मैंने उससे प्रोमिस किया था कि मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैंने अपना प्रोमिस तोड़ा। मैंने कैसे खुद अपने हाथों से उसे इतना दर्द दिया, कैसे मैंने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए, अब मैं किस मुंह से उसका सामना करूंगा? आग्नेय की आंख से एक आंसू बह गया। वो वहीं दीवार के सहारे खड़े हो गया। उसके कानों में धनुषी की चीखें गूंजने लगी जो उसकी वजह से निकली थी। आग्नेय दीवार के सहारे बैठ गया और उसने अपने कान कसकर बंद कर लिए। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और ओके बोलकर रख दिया। आग्नेय जल्दी से वहां से निकल गया। कैलाश जी अपने रूम में किसी गहरी सोच में बैठा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन आ रहा था जब आग्नेय ने उसका गला पकड़ा था। सुनैना वहां आई और बोली, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो? हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। कैलाश जी उस पर चिल्लाते हुए बोले, अपनी बकवास बंद करो सुनैना, मुझे तो लगता है तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं, अपना मुंह बंद रखो। सुनैना के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसे इस वक्त कैलाश जी की सबसे ज्यादा जरूरत थी आग्नेय से शादी करने के लिए। इसलिए उसने अपने गुस्से को काबू किया और बोली, बात क्या है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कैलाश जी खड़े हुए और बोले, उस आग्नेय ने उस धनुषी के लिए मेरा गला पकड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा देखा था। मुझे तो लगता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है।
सुनैना बोली, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो आपको मारने का वेट क्यों करता, वो आपको सबसे पहले मार देता। मुझे तो लगता है कि उसके ऊपर से आपका जादू उतर गया, अब वो आग्नेय आर्यन है, आपका गुलाम नहीं। कैलाश जी वहां से बिना कुछ बोले आरोही जी के रूम में चले गए। वह आरोही जी की फोटो को गुस्से से देखते हुए बोले, तुम्हारे उस नाकारा भाई ने पता नहीं वो डायमंड कहाँ रखा है, दोनों में से एक भी डायमंड नहीं मिल रहा, अगर एक भी मिल जाए तो मैं दूसरे को भी जल्दी ही ढूंढ लूंगा। कैलाश जी ने गुस्से में उस कबूतर पर हाथ मारा जिससे वो खिसक गया। वहीं कैलाश जी धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिरे। उन्होंने गिरते ही अपनी कमर पकड़ ली। वह करहाते हुए खड़े हुए। उन्होंने जैसे ही अपने चारों तरफ देखा हैरान रह गए। कैलाश जी खुश होते हुए बोले, सीक्रेट रूम मतलब यहाँ तो मेरी लॉटरी लगने वाली है। अब मैं इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा, देखता हूँ यहाँ क्या क्या है। कैलाश खुश होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। ऊपर से गिरने की वजह से उनकी कमर में चोट आई थी, जिस वजह से वो अपनी कमर पर हाथ रखकर चल रहे थे। वह जब आगे गए तो उन्हें संदूक दिखी। वो जल्दी से संदूक के पास गए और उसे खोल दिया, लेकिन अफसोस उसमें कुछ नहीं था, वो खाली थी। कैलाश जी ने उस संदूक को उठाकर नीचे फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो हीरे यहाँ थे तो कहाँ गए, कौन आकर ले गया उनको, वो भी मेरे यहाँ होते हुए। कैलाश जी गुस्से में पागल सांड बने हुए थे। वह उस संदूक को बार किक कर रहे थे, जिस वजह से उनके पैर में चोट आ गई। वह अपने पैर और कमर दोनों को लेकर बैठ गए। वह बस अब बैठे बैठे गुर्रा ही रहे थे। कैलाश जी कुछ सोचने लगे। वह उठे और बोले, मुझे शक है कि आग्नेय को सब कुछ याद आ चुका है। अब उससे अपनी बात मनवाने का एक ही रास्ता है और वो है धनुषी। मुझे कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढना ही होगा। कैलाश जी उठे और वहां से चले गए। आग्नेय अपने विला पहुंचा। वो कार से बाहर निकला और अंदर चला गया। हॉल में सोना बैठी उसका वेट कर रही थी। उसने जैसे ही आग्नेय को देखा वो खड़ी हो गई और ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो ऊपर। आग्नेय ने सिर हिलाया और ऊपर अपने रूम में चला गया। वह जैसे ही अपने रूम में पहुंचा उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। उसने सामने देखा, बेड पर धनुषी सिमटी हुई बैठी थी, वो कांप रही थी। आग्नेय ने हिम्मत की ओर अंदर चला गया। धनुषी ने जैसे ही आग्नेय को देखा वो बुरी तरह डर गई। वो पीछे खिसकते हुए डरते हुए बोली, दूर दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, तुम बहुत बुरे हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आग्नेय से धनुषी की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपनी आंखें और मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आंखें खोली और धनुषी की तरफ बढ़ने लगा। धनुषी के हाथ में जो भी आ रहा था वह उसे फेंकते हुए बोलने लगी, मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। आग्नेय ने धनुषी को पकड़ा। धनुषी अपने हाथ पैर मारने लगी। उससे छूटने के लिए उसने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। वह चाहे जितनी कोशिश कर रही थी, लेकिन आग्नेय उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। आग्नेय की आंखों से आंसू बह गए। वो कहाँ धनुषी को दुनिया भर की खुशी देने वाला था और कहाँ उसने उसे दुनिया भर का दुख, दर्द और तकलीफें दे दी। धनुषी अभी भी उससे छुटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। आग्नेय धनुषी के कान में भरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट। धनुषी एकदम से शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह गए जो धनुषी की शर्ट को भिगो रहे थे। आग्नेय बोला, मुझे पता है मेरी एक सॉरी से कुछ नहीं होगा, फिर भी आई एम सॉरी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि तुम्हें तकलीफ तो मैंने ही दी है, फिर चाहे जैसे भी हो। आग्नेय ने धनुषी का चेहरा प्यार से अपने हाथ में पकड़ा और बोला, बस 2 दिन दो मुझको, मैं सब कुछ ठीक करके तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन प्लीज 2 दिन। धनुषी कोई जवाब नहीं दे रही थी। आग्नेय ने उसके फोरहेड पर किस किया और उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। धनुषी बस पत्थर की मूरत बनी हुई थी। आग्नेय ने धनुषी को सुलाया और उसका सिर सहलाने लगा। कुछ देर में धनुषी की आंख लग गई और वो सो गई। आग्नेय बस उसे निहारे जा रहा था। उसकी नजर धनुषी की गर्दन और चेस्ट पर गई। अभी भी निशान बने हुए थे। उसने अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो आंखें लाल थी। वह बहुत गुस्से में था। आग्नेय ने अपना फोन उठाया और बालकनी में चला गया। उसने किसी को फोन लगाया और बोला, जो कहा था वो काम पूरा कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, यस सर, वो अब अमेरिका में है, आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। आग्नेय ने हम कहकर फोन काट दिया। उसने अपना फोन कसकर पकड़ा और बोला, अब तेरा खेल बहुत जल्दी खत्म होगा कैलाश। तुमने मेरे जरिए मेरे अपनों को जो चोट पहुंचाई है ना, उसका हिसाब तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा, वो भी रोज टोर्चर करके। तुम्हें अब अपने किए का हिसाब देना होगा। आग्नेय वहां से निकल गया। बाहर अभी भी सोना बैठी थी। आग्नेय उसके पास आकर रुका और बोला, धनुषी का ध्यान रखना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। सोना बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे सुबह किसी काम से जाना है और आने में शायद शाम हो जाए तो धनुषी। आग्नेय वहां से जाते हुए बोला, मैं संभाल लूंगा। सोना ऊपर धनुषी के रूम में चली गई।
आग्नेय मेंशन वापस आया। वो पहले इशिका और रूम के कमरे के बाहर आकर रुका। उसने डोर ओपन किया और अंदर देखने लगा। रक्षित और इशिका सो रहे थे। उसने रूम फिर से बंद किया और फिर आनंद और शिवी के रूम में गया। वो दोनों भी सो रहे थे। आग्नेय चारों को देखने के बाद अपने रूम में आ गया। ऊपर धनुषी के रूम में चली गई। आग्नेय मेंशन वापस आया। वो पहले इशिका और रूम के कमरे के बाहर आकर रुका। उसने डोर ओपन किया और अंदर देखने लगा। रक्षित और इशिका सो रहे थे। उसने रूम फिर से बंद किया और फिर आनंद और शिवी के रूम में गया। वो दोनों भी सो रहे थे। आग्नेय चारों को देखने के बाद अपने रूम में आ गया। वह जाकर बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो जल्दी से तैयार होकर नीचे जाने लगा। कैलाश जी ने उसे देखा और अपने रूम से आते हुए बोले, आग्नेय, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया, तो अब सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? आग्नेय ने अपना फोन पॉकेट में रखा और कैलाश जी की तरफ मुड़ते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली गई। नाउ इट्स माई टाइम टू टॉर्चर यू। कैलाश जी हंसते हुए बोले, नहीं, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं। तुमने मुझे इस खेल का कच्चा खिलाड़ी समझ लिया। भूलो मत, मैं ये खेल सालों से खेलते आ रहा बहुत पक्का खिलाड़ी हूं मैं इसका, इसलिए अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। आग्नेय उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ, तभी तो हर बार मुंह की खाते हो। सो डोंट प्ले गेम्स विद मी। डोंट एवर एवर थिंक यू आर केपेबल ऑफ दैट। कैलाश जी काउच पर बैठ गए और रक्षित और आनंद के रूम की तरफ देखते हुए बोले, देखते हैं कौन कितना काबिल है। उन्होंने अपने मुंह में एक अजीब सी आवाज निकाली जिसे सुनकर रक्षित, इशिका, आनंद और शिवी दौड़ते हुए कैलाश जी के पास आकर खड़े हो गए। कैलाश जी ने एक स्माइल के साथ आग्नेय की तरफ देखा। उन्होंने उन चारों से कहा, बच्चों, मुझे आग्नेय इस घर से निकाल रहा है। रक्षित, इशिका, आनंद और शिवी घुटनों के बल उनके सामने बैठ गए और हाथ जोड़कर रोते हुए किसी पागल की तरह बोले, नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप चले गए तो हम मर जाएंगे। प्लीज हमें छोड़कर मत जाए। उन्होंने कैलाश जी के पैर पकड़ लिए। कैलाश जी ने आग्नेय की तरफ देखा जो बिना किसी भाव के ये सब देख रहा था। उन्होंने आगे कहा, आग्नेय मुझे इस लड़की की वजह से घर से निकाल रहा है, ये तो मुझे मारना भी चाहता है। उन्होंने बोलते हुए एक साइड इशारा कर दिया जहां कुछ दूर रखे काउच पर धनुषी बेहोश लेटी हुई थी। वो चारों साथ खड़े हुए वह धनुषी को पागलों की गुस्से में देखने लगे। शिवी बोली, हम इस लड़की को ही मार डालेंगे, फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आग्नेय धनुषी को वहां देखकर हैरान था। कैलाश जी उसके हैरान चेहरे को देखते हुए बोले, तुझे क्या लगा तो इसे वहां से निकाल लेगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे शक तो तभी हो गया था जब तूने मेरा गला पकड़ा था और उस शक को यकीन में तूने खुद ने बदल दिया। आधी रात को इससे मिलने ही गया था ना? रक्षित, आनंद, इशिका और शिवी ने अपने हाथ में कुछ ना कुछ उठा लिया धनुषी को मारने के लिए। वो धनुषी की तरफ दौड़ पड़े। आग्नेय जो आधी स्टेयर्स पर खड़ा था वो साइड में नीचे कूदा और भागकर धनुषी के पास गया। उसे चोट लगती उससे पहले ही आग्नेय ने धनुषी को अपनी बाहों में खींच लिया। धनुषी आग्नेय की बाहों में झूल रही थी। कैलाश जी बोले, कब तक इसे ऐसे बचाओगे? अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें धनुषी या इनमें से एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं, तुम मेरी बात मानकर सुनैना से शादी कर ले, उसके बाद मुझे एक बच्चा पैदा करके दे दे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि उसके बाद तुम सब आजाद हो जाओगे। आग्नेय बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। और रही बात सुनैना और तुम्हारी, मुझे पता है तुम मेरी जगह उससे अपना बच्चा पैदा करवाना चाहते हो ताकि उसे मेरा नाम दे सको। कैलाश जी बोले, मानना पड़ेगा, तुम तो काफी स्मार्ट निकले, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी वरना तुम्हारी बहन और दोस्त तो गए। मुझे इन्हें मारने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इन्हें एक ऑर्डर देना होगा, उसके बाद ये खुद अपने आप को मार लेंगे। आग्नेय दांत पिसते हुए बोला, यू वॉन्ट टू प्ले डर्टी? कैलाश जी आग्नेय की ओर देखते हुए बोले, यस आई प्ले डर्टी। आग्नेय ने धनुषी को गोद में उठाया और बोला, फाइन, लेट्स प्ले डर्टी। आग्नेय धनुषी को लेकर अपने रूम में चला गया। उसने उसे सुलाया और उसका सिर सहलाने लगा। उसने सोना को फोन लगाया और बोला, कहाँ हो? सोना दूसरी तरफ से बोली, बताया था ना मैंने, रात को ही बाहर आई हुई हूँ। आग्नेय उसकी बात खत्म होते ही बोला, ओके, आई नीड योर हेल्प। सुनैना अंदर आई। उसने जैसे ही चारों को हाथ में कुछ ना कुछ लिए देखा वह बोली, ये सब लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? कैलाश जी ने उसे देखा, गुस्से से बोले, तुम्हारे वेलकम के लिए खड़े हैं। तुम्हें तो शॉपिंग और पार्टी के अलावा कुछ सूझता नहीं है। तुम्हें पता भी है उस आग्नेय को सब कुछ याद आ गया। सुनैना बुरी तरह डर गई। उसके हाथ से उसके शॉपिंग बैग नीचे गिर गए। वह बोली, मतलब अब वो हमें मार देगा? मैं मरना नहीं चाहती अभी। कैलाश जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाया और बोले, ये क्या बेवकूफों वाली हरकत कर रही हो? तुम बिल्कुल अपने बाप पर गई हो, वो भी मौत के नाम से। ऐसे ही डरता था, लेकिन आखिर क्या हुआ, मारा गया ना?
सुनैना गुस्से से बोली, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने बाप की ही औलाद हूँ, किसी और के बाप की नहीं। और हाँ, मौत से डर सबको लगता है। कैलाश जी ने दांत पिसते हुए कहा, सिर्फ आग्नेय की यादाश्त गई है, ये चारों अभी भी हिप्नोटाइज है, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि अगर मैं मर गया तो ये चारों मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे, इसलिए वो हमें मारेगा तो नहीं। सुनैना थोड़ी शांत हुई। कैलाश जी वहां से निकल गए। सुनैना को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह भी वहां से उनके पीछे चली। कुछ देर बाद उनकी कार उनके विला के सामने आकर रुकी। वह उतरे और अंदर एक रूम में चले गए, जहां संजय, मोहिनी, नेहा और अमित बंधे हुए थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। कैलाश उन्हें बेरहमी से मारने लगा और सुनैना को वीडियो बनाने को कहा। शाम को वो लोग फिर से विला आ गए। धनुषी और आग्नेय को छोड़कर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। आग्नेय धनुषी के लिए खाना लेने आया। कैलाश जी ने रक्षित, इशिका, आनंद और शिवी को कुछ इशारा किया। आनंद, रक्षित, इशिका ऊपर चले गए, वहीं शिवी ने चाकू उठाकर अपने हाथ पर रख लिया। आग्नेय ने ये देखा तो अपनी जगह रुक गया। वह शिवी से बहुत प्यार करता है, कैसे उसे ये कदम उठाने देता। आग्नेय ने आगे बढ़कर शिवी के हाथ से चाकू छीन लिया। शिवी ने दूसरा चाकू उठाया और बोली, चाहे जो हो जाए मैं आज मरकर रहूंगी, मैं बिल्कुल यूजलेस हूं, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। आग्नेय ने उसके हाथ से चाकू छीना और उसे एक थप्पड़ मार दिया। शिवी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह एक थप्पड़ में बेहोश हो गई। उसने धनुषी को संभाला और दूसरे हाथ से कैलाश की गर्दन पकड़ते हुए बोला, क्या कर रहा है तू इनके साथ? अगर इनमें से किसी को एक खरोंच भी आई ना तो मैं तुम्हें ना जीने दूंगा और ना मरने दूंगा। कैलाश जी मुस्कुराते हुए बोले, तेरी बहन ही नहीं, वो तीनों भी मरने ही गए हैं, उन्हें सिर्फ मैं ही रोक सकता हूं। इशिका पंखे से लटकने की कोशिश कर रही थी। रक्षित टेरेस पर खड़ा था, वो किसी भी पल कूदने वाला था और आनंद ने अपनी गन को सिर पर लगा रखा था। आग्नेय ने कैलाश को छोड़ा और बोला, चाहता क्या है तू? कैलाश जी ने पहले पानी पिया और बोला, तेरी शादी। आग्नेय ने शिवी की तरफ देखा और बोला, मैं तैयार हूं। सुनैना खुश हो गई, आखिर उसकी इच्छा पूरी होने जा रही थी। कैलाश जी बोले, आज रात ही होगी। आग्नेय ने कुछ नहीं कहा, शिवी को लेकर वहां से आ गया। उधर रक्षित, आनंद और इशिका ने भी कुछ नहीं किया, अपने रूम में चुपचाप बैठ गए। आग्नेय शिवी को उसके रूम में छोड़कर अपने रूम में आया। धनुषी चुपचाप बैठी थी। आग्नेय उसके पास आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा। धनुषी पीछे हट गई। आग्नेय ने अपना हाथ पीछे लिया और बोला, आई एम सॉरी, मैं शायद तुम्हें इस बार और हट करने जा रहा हूं। आग्नेय क्लोजेट रूम में गया और तैयार होने लगा। सुनैना अपने रूम में तैयार हो रही थी। कैलाश जी मैंशन के पीछे वाली साइड मंडप लगवा रहे थे। इन सब में 3 घंटे बीत गए। आग्नेय अपने स्टडी में बैठा था। उसने ब्लैक सूट और उसके ऊपर लॉन्ग कोट पहना था। वह दुल्हा कम और माफिया ज्यादा लग रहा था। कैलाश जी उसके पास आए और बोले, चलो तुम्हारी शादी का मंडप सज चुका है। आग्नेय खड़ा हुआ और मैंशन के पीछे की साइड चल दिया। धनुषी के फोन पर अननोन नंबर से एक मैसेज, वीडियो और कुछ फोटो आए। वीडियो में संजय, मोहिनी, नेहा और अमित के खून का था, जिसमें उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा था। उसमें कैलाश जी का फेस नहीं दिख रहा था। धनुषी की आंखों से आंसू बह गए। उसने फोटो देखी जो प्रणव की डेड बॉडी की थी। धनुषी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्या वो ये सब नहीं देख सकती थी? आखिर में वह मैसेज पढ़ने लगी, आग्नेय आर्यन एक खूनी है जिसने तुम्हारे मॉम डैड को भी मार डाला। वह एक सनकी है, ना तुम्हें जीने देगा और ना मरने। तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चली जाओ, वह तुम्हें ढूंढ लेगा। उससे अगर तुम्हें कोई अलग कर सकता है तो वो है तुम्हारी मौत। धनुषी ने फोन रखा और बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरी वजह से और लोगों को नहीं मरने दूंगी। सुनैना ने मुस्कुराते हुए अपना फोन रखा और मंडप में चली गई। सुनैना के आते ही आग्नेय खड़ा हो गया और बोला, मैं ये शादी नहीं कर रहा। कैलाश जी गुस्से से बोले, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे? दोस्त नहीं, आप मारे जाएंगे मामा जी। रक्षित वहां आते हुए बोला। कैलाश जी अचानक अपना गेम पलटता देख हैरान थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे और कब। सोना ऊपर शिवी और इशिका के साथ थी। वह इस वक्त शिवी का इलाज कर रही थी। इशिका काफी डरी हुई लग रही थी। कैलाश जी बोले, तुमने इन्हें तो बचा लिया, लेकिन तुम्हें शायद इस बात का नहीं पता कि वरुण और मीरा अभी भी मेरे पास है। आग्नेय हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूं? मैं पूरे एक दिन ऐसे ही शांत नहीं रहा, मैंने उन्हें सेव कर लिया है। कैलाश जी ने अपने लोगों को इशारा किया। वहां हर तरफ फायरिंग होने लगी। धनुषी रूम से बाहर आई। उसने जैसे ही गोलियां चलने की आवाज आई वो बोली, ये तो सच में लोगों को मार रहा है। वो सबसे छुपते हुए वहां से निकली और एक कार लेकर वहां से चली गई। रक्षित की नजर उस कार पर चली गई।
सुनैना वहां से भागने की कोशिश करने लगी लेकिन आग्नेय उसके सामने आ गया। वह उसे आसान मौत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपने नाइफ निकाल लिए। सुनैना अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं एक लड़की हूं। आग्नेय गुस्से से बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आग्नेय ने उसके पेट में चाकू मार दिया। सुनैना दर्द से तड़पते हुए बोली, तुम जीतकर भी हार गए क्योंकि धनुषी तो मरने जा रही हैं, तुम उसे नहीं बचा सकते। आग्नेय में सुनकर हैरान रह गया। अब तक सारे गार्ड मर चुके थे, कैलाश जी भी बुरी तरह घायल हो चुके थे। आग्नेय ने सुनैना को जान से मारा और आनंद को कैलाश जी की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसे ले जा, इसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। आग्नेय और रक्षित धनुषी को ढूंढने के लिए निकल गए। चारों तरफ आग्नेय के गार्ड फैले हुए थे, वह धनुषी को ढूंढ रहे थे। आग्नेय के हाथ खून से सने हुए थे, खून के कुछ छिटे उसके मुंह पर भी लगे हुए थे। वो सब पर चिल्लाकर बोला, सर्च हर एट एवरी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड, आई वॉन्ट हर एट एनी कॉस्ट। रक्षित भागते हुए आया और बोला, आग्नेय वहां नीचे। आग्नेय रक्षित को देखने लगा जिसके चेहरे पर एक डर था। वो सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रक्षित ने सिर झुका लिया। आग्नेय उस डायरेक्शन में गया। उसने पहाड़ी से नीचे देखा जहां एक कार जल रही थी। वो जोर से चिल्लाया, धनुषी। आग्नेय वहीं घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ फैलाकर ऊपर सिर किया और एक बार फिर चिल्लाया, आहा। आग्नेय खड़ा हुआ और उसने रक्षित की कॉलर पकड़ी और उसे हिलाते हुए बोला, मुझे मेरी धनुषी वापस चाहिए, किसी भी हाल में। रक्षित ने अपना कॉलर छुड़ाया और चिल्लाते हुए बोला, पागल मत बन आग्नेय, आंखें खोल और देख, ये वही कार है जिसे लेकर धनुषी भागी थी। आग्नेय के हाथ से उसकी गन छूट गई। उसकी लेफ्ट आई से एक आंसू की बूंद बह गई। वह अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता, अभी तो सब कुछ ठीक होने वाला था, मैं उसे सब कुछ बताने वाला था, तो वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है। आग्नेय अपना एक और कदम पीछे लेते हुए बोला, धनुषी के बिना आग्नेय जीकर क्या करेगा। वो मेरी वजह से मरी है तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। आग्नेय अपना आखिरी कदम पीछे लेते हुए बोला। रक्षित ने उसे जल्दी से अपनी तरफ खींचा और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, पागल हो गया है क्या तू, ये क्या करने जा रहा था। रक्षित ने उसे अपने गले से लगाया। यक्षित ने नीचे देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, भूल मत, वो मेरी बहन जैसी थी, उसके जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन दिमाग से काम ले, दिल से नहीं। रक्षित ने आग्नेय को दूर किया और बोला, पहले ये पता लगाना है कि धनुषी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। आग्नेय बोला, बहन जैसी नहीं, तेरी बहन ही थी वो मेरी छाया थी। रक्षित का शरीर ढीला पड़ गया। आग्नेय का फेस पत्थर की तरह कठोर हो चुका था, उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। वह बोला, जहां दिल से काम लेना था वहां दिमाग से काम लिया, और जहां दिमाग से काम लेना था वहां दिल से, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये दिल सिर्फ एक इंसान के लिए था, अब वो नहीं तो इसका भी कोई काम नहीं। रक्षित को आग्नेय की कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई, क्योंकि आग्नेय ने अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकाला और अपने सीने में उतार लिया। पॉकेट नाइफ थोड़ा सा गर्लीस लग रहा था। आग्नेय नीचे गिर गया। रक्षित ने उसे पकड़ा और उसके फेस को देखने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।